और दोस्तों क्या हाल। तो आप सबका स्वागत है किताबी केड़ा में। तो दोस्तों जैसे आप सबको पता ही होगा कि जितने भी न्यू बिजनेस स्टार्ट होते हैं उनमें से 50% फर्स्ट 5 ईयर में फेल हो जाते हैं और 65% फर्स्ट 10 ईयर में फेल हो जाते हैं और सिर्फ 25% बिजनेस ही 15 ईयर से ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उन लोगों के माइंड में बहुत सारे मिथ होते हैं बिजनेस को लेकर और उनको ये नहीं पता होता कि एक नए बिजनेस में कौन से सिस्टम को यूज करके वो उस बिजनेस को चला सकते हैं। तो आज हम मेनली स्मॉल बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि हमारे माइंड में क्या क्या मिथ हो सकते हैं और एक अच्छे सिस्टम को कैसे बनाएं जो कि बिजनेस को अच्छे से चला सके। तो पहले जानते हैं मिथ्स के बारे में। तो ज्यादातर लोग इसलिए न्यू बिजनेस खोलते हैं बिकॉज वो अपने ऊपर कोई बॉस नहीं चाहते, मतलब वो वर्क से फ्री होना चाहते हैं और अपने मन का काम करना चाहते हैं। मगर वो जैसा सोचते हैं उससे जस्ट अपोजिट होता है। वो लोग दिन भर उसी बिजनेस में लगे रहते हैं और वो बिजनेस उनका बॉस बन जाता है और वो उस बिजनेस में उलझ जाते हैं। ये सब टेक्निकल मेंटालिटी की वजह से होता है। तो ऑथर ने हमें 3 टाइप्स ऑफ मेंटालिटी के बारे में बताया है जो कि 3 फेज में बिजनेस को ग्रो करते हैं। पहला टेक्निकल मेंटालिटी, दूसरा मैनेजर मेंटालिटी और आखिरी एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी। तो जब बिजनेस टेक्निकल मेंटालिटी से चलता है तो उसे इनफेंसी फेज कहते हैं। इस फेज में मैक्सिमम लोग वो लोग होते हैं जो अपने बॉस से फ्रस्ट्रेट होकर अपनी जॉब को छोड़ देते हैं और एक नया बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। बट पहले वो किसी और के अंदर काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो टेक्निकल माइंडेड हो जाते हैं। मतलब वो किसी चीज को रन नहीं करते बट सिर्फ उसके लिए काम करते हैं। तो उनके अंदर सिर्फ काम करने की आदत होती है, ना कि ग्रो करने की। तो वो सारा काम खुद ही करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उनको उस काम में मजा आने लगता है। बट धीरे धीरे उनके पास और काम बढ़ता जाता है क्योंकि मार्केटिंग भी करनी होती है, सेल्स भी करनी होती है और प्रोडक्ट भी खुद बनाना होता है। इन शॉर्ट उनको सारे काम उन्हीं को करने पड़ते हैं और वो फिर काम के बर्डन में फंस जाते हैं। बल्कि आपका मेन मोटिव बिजनेस करने का ये होता है कि आप और जॉब्स क्रिएट कर सको और खुद जॉब से फ्री हो। बट यहाँ पे तो उल्टा ही हो जाता है। अगर आपका बिजनेस आपके बिना ना चल सके तो वो बिजनेस नहीं जॉब होती। फिर आता है एडोलसेंस फेज। ये आपका मैनेजर मेंटालिटी से ग्रो होता है। एडोलसेंस फेज तब स्टार्ट होता है जब आप किसी और की भी हेल्प लेना स्टार्ट कर देते हो। बट आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आप एडोलसेंस फेज में आते हैं तो आप अपने काम को दूसरे लोगों को देना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप और चीज़ों पे फोकस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको एक बिजनेस के अंदर सारी चीज़ देखनी पड़ती थी, फिर आपने एक एम्प्लॉय हायर किया जो कि कस्टमर से डील करेगा। बट इस मेंटालिटी में दिक्कत ये है कि आप पूरी अकाउंटेबिलिटी उस एम्प्लॉय को देते हैं और फिर आप उस काम के बारे में सोचना छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके अलावा कोई भी एम्प्लॉय आपके बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं होगा अनटिल आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो कि आपके जैसे सीरियस हो, आपके जैसे सोचते हैं और आपकी तरह काम करते हो। आखिरी फेज होती है मैच्योरिटी फेज। ये आपकी एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी से ग्रो होता है। जब आप इस मेंटालिटी में काम करते हैं तो आप लोग एम्प्लॉयज को नहीं ढूंढते बल्कि आप नए लीडर्स बनाते हैं जो कि आपके विजन को समझते हैं और उस पर काम करते हैं। और फिर आप बिजनेस की नॉर्मल चीजों से दिमाग हटाकर उसको ग्रो करने की सोचते हैं और आप नए नए इन्वेंशंस का सोचते हैं ताकि आप बिजनेस ग्रो कर सकें। आप जब इस मेंटालिटी से काम करते हैं तो आपके बिजनेस के अंदर नहीं बल्कि आप उसके लिए काम करते हो। मतलब पहले आप सिर्फ बिजनेस के ऑपरेशन में बिजी रहते थे, अब आप उसको ग्रो करने के लिए काम कर रहे होते हो। अब आपका बिजनेस आपके बिना भी चल सकता है क्योंकि ऐसा सिस्टम आपने बना दिया होता है जिसको यूज करके कोई भी बिजनेस चला सकता है और फिर आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि हम कैसे एक सिस्टम बनाएं जो कि अपने आप रन करें। तो दोस्तों ईयर 1952 में जब एक सेल्समैन हैमबर्गर स्टैंड में गया एक मिल्कशेक मशीन को बेचने के, उन्होंने जो वहां पे देखा उसको देख के वो हैरान हो गए। उन्होंने आज तक ऐसे हैमबर्गर को बनते हुए नहीं देखा था। वो हैमबर्गर इतनी जल्दी और आइडेंटिकली बन रहे थे कि कोई भी बना सकता था। और फिर उस सेल्समैन ने हैमबर्गर के स्टैंड के ओनर से रिक्वेस्ट करके उनके बिजनेस को फ्रेंचाइज करने का फैसला किया और आज वो हैमबर्गर फ्रेंचाइज सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है जिसका नाम है मैकडॉनल्ड्स और उन सेल्समैन का नाम है रे क्रॉक। तो दोस्तों रे क्रॉक ने सोचा कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां पे लोग उनके जैसे बर्गर विदाउट उनके प्रेजेंस के बना सकें।
तो ऑथर बोलते हैं कि हम भी एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां पे हमारा बिजनेस विदाउट हमारे गाइडेंस और प्रेजेंस के बिना चल सके। बस हमारा वो सिस्टम मेन 7 डिस्टिंक्ट स्टेप्स में बटा होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन स्टेप्स को। स्टेप नंबर 1, योर प्राइमरी एम। तो अगर आप कुछ भी कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में तो उसका एक एम होता है। जैसे लोग पढ़ते हैं ताकि उनको जॉब मिल सके और फिर वो एक अच्छे ऑफिसर बनने या फिर किसी एमएनसी के टॉप लेवल हेड बने। इसी तरह अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है। कुछ क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए वो है, मुझे अगले 2 साल में क्या करना है, अगले 5 साल और अगले 10 साल में क्या करना है, मुझे अपनी बिजनेस की कैसी इमेज छोड़नी है, मुझे कितना पैसा कमाना है जिससे मैं आराम से जी सकूं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं आपको अपनी लाइफ में क्या क्या करना है। स्टेप 2, योर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एक क्लियर स्टेटमेंट होता है कि आपका बिजनेस आपके लिए क्या क्या करेगा जिसकी वजह से आपका प्राइमरी एम अचीव हो जाए। जब आपने एक एम सेट कर लिया कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए, अब आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कैसे अचीव होगा। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका बिजनेस रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा और फिर उसमें से कितना % आपको नेट प्रॉफिट होगा और कितना वापस आप बिजनेस में लगाएंगे। दूसरा, आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं क्या वो आपके एम तक आपको पहुंचाएगा या फिर उस बिजनेस में उतनी वर्थ नहीं है। आपको अपने कस्टमर के नजरिए से देखना होगा कि आप जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो कस्टमर को कितना बेनिफिशियल है और उस प्रोडक्ट को यूज करके कस्टमर कैसा फील कर रहा है। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ओवरऑल आपका एक प्लान होता है कि आप बिजनेस में कितना पैसा कमाएंगे और कैसे कमाएंगे, आपके कस्टमर्स कौन होंगे और ट्रीट कैसे किए जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंक्लूड कर सकते हैं जो कि आपके प्लान को अच्छा बना सके। स्टेप 3, योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी। अब आपके पास एम है और उसको पाने के लिए एक प्लान है। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन क्या काम करेगा। जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें स्टार्टिंग में उतने लोग नहीं होते जिसकी वजह से कोई भी कुछ भी कर लेता है। जैसे ही बिजनेस में और लोग आएंगे और बिजनेस के ऑपरेशंस बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन क्या काम करेगा, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना। तो ऑथर ने हमें सजेस्ट किया है कि हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड कर लें कि किस काम के लिए क्या पोस्ट होगी और उसमें कैसे लोगों को अपॉइंट करेंगे और फिर उस पोस्ट में वैसे ही लोगों को अपॉइंट करें। स्टेप 4, योर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। अगर आपको लग रहा है कि आपको मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर सिर्फ एक अच्छे मैनेजर को हायर करना है जो कि आपके पोस्ट के काबिल हो, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक अच्छी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में ना ही सिर्फ अच्छे मैनेजर बल्कि एक अच्छे सिस्टम की भी जरूरत होती है। मतलब आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसको यूज करके कोई भी अच्छे से काम को मैनेज कर सकेगा। आपको एक ऑपरेशन मैनुअल बनाना पड़ेगा जो कि हर आदमी कैसे काम करेगा उसमें डिफाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैकडोनल्ड्स के सिस्टम को देखें तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जहां पे उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि एक बर्गर को कितने टाइम के लिए ओवन में रखा जाएगा और कौन से फूड आइटम को यूज करना है, जिसकी वजह से हमें हर मैकडोनल्ड का बर्गर सेम ही लगता है। अगर आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर एक अच्छी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आपकी मैनेजमेंट सबसे इफेक्टिव होगी। स्टेप 5, योर पीपल स्ट्रेटेजी। जब आप सोचते हैं कि लोगों को कैसे मैनेज करें या फिर उनसे कैसे काम करवाएं तो आप गलत तरीके से सोच रहे होते हैं, क्योंकि आप लोगों से जबरदस्ती काम नहीं कर पा सकते। आप सिर्फ उनको बता सकते हैं कि कितना काम करना और कैसे करना है और वो काम लोग खुद करेंगे। जबकि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहाँ पे लोग खुद ही मोटिवेट हो जाए काम करने के लिए, जहाँ पे काम करने वाले लोग ज्यादा हों ना काम करने वालों से। ये तभी होगा जब आपका भी नेचर वैसे होगा। काफी लोग अपने बॉस से इंस्पायर होते हैं। अगर उनका बॉस लेजी है तो वो लोग भी लेजी काम करेंगे, मगर अगर उनका बॉस अपने काम को लेकर सीरियस है तो काफी लोग उनकी नकल करने की कोशिश करेंगे और वो भी अपने काम को लेकर सीरियस होंगे। तो आपको भी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉयज की इज्जत की जाए, उनके वर्क को प्रेज किया जाए और उन्हें ग्रो करने का मौका दिया जाए। जब आप ऐसे मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास एम्प्लॉयज नहीं बल्कि लीडर्स काम करना स्टार्ट कर देंगे। स्टेप 6, योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बनाते वक्त सिर्फ आपको अपने कस्टमर के बारे में सोचना चाहिए कि ये स्ट्रेटेजी उनको कैसे इफेक्ट करेगी, उनका रिएक्शन क्या होगा, क्या इसको देखने के बाद कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा। तो ऑथर कहते हैं कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के 2 सपोर्टिंग पिलर्स होते हैं, पहला डेमोग्राफिक पिलर और दूसरा साइकोग्राफिक पिलर। अगर आपको ये पता है कि आपका कस्टमर कौन है,
तो वो डेमोग्राफिक में आता है। और अगर आप ये पता लगा लेते हैं कि आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों खरीद रहा है, तो वो साइकोग्राफिक में आता है। आपको हर एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में कैसे आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराएं और आपके प्रोडक्ट की इमेज अच्छी जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके सेल्समैन कौन सी ड्रेस पहनेंगे, आपके कस्टमर केयर से बात करने वाले लोग कस्टमर को कैसे ग्रीट करेंगे, आपका प्रोडक्ट किस कलर का होना चाहिए, उसकी एडवर्टीजमेंट किस कलर की होनी चाहिए। और भी ऐसी काफी चीजें हैं जिनको इम्प्रूव करके आप उनसे काफी ज्यादा अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। स्टेप 7, योर सिस्टम स्ट्रेटेजी। और आखिरी में ऑथर ने सिस्टम्स के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि एक बिजनेस के अंदर 3 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। पहला हार्ड सिस्टम, दूसरा सॉफ्ट सिस्टम और तीसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम। हार्ड सिस्टम के अंदर वो सब चीज आती हैं जो नॉन लिविंग होती है, मतलब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो आपके हार्ड सिस्टम के अंदर से डील होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर, वॉल्स, वॉल पेंट, ये सब हार्ड सिस्टम के सुपरवाइजर को हैंडल करना चाहिए। सॉफ्ट सिस्टम लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि थॉट्स, स्क्रिप्ट, प्रेजेंटेशन और भी बहुत सारी चीज जिनको आप चेंज कर सकते हैं। और आखिरी, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर वो सब चीज आती हैं जो कि अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्म करती है, जैसे कि अटेंडेंस रजिस्टर, इन्वेंट्री रजिस्टर, कस्टमर रिव्यू, सेल्स रिपोर्ट, प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर। जो भी चीजें हमें इंफॉर्म करती हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना है और एक बिजनेस स्टार्ट करना है। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं आपके पास ऐसी वीडियोस हर सैटरडे लाता रहूं। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं एंड हैव अ गुड डे।